Hi everyone, this is the fourth part of our topic figures of speech. In the previous three videos or three parts, we have already discussed alliteration, anaphora, personification, apostrophe, simile and metaphor. Alliteration में हमने ये सीखा रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है तो वहाँ पे था alliteration. और एनाफोरा में हमने सीखा रिपीटिशन ऑफ फ्रेज और वर्ड. अगर कोई सेम वर्ड या कोई सेम फ्रेज वो रिपीट कर रहा है तो वो हमारा हो जाता है एनाफोरा. देन वी मूव्ड ऑन पर्सोनिफिकेशन वेयर वी टॉक्ड अबाउट ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट और एनिमल एज हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. यानी कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या किसी एनिमल को हम ऐसे ट्रीट करें कि जैसे उसमें कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. जैसे मैंने कहा बर्ड्स आर सिंगिंग, तो बर्ड्स नहीं सिंग करती हैं लेकिन सिंगिंग काम किसका है, ह्यूमंस का है. तो वहाँ पे हमने पर्सोनिफिकेशन कहा था. देन वी डिस्कस अबाउट एपोस्ट्रोफे. एपोस्ट्रोफे मीन्स एड्रेसिंग समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट, डेड. किसी ऐसे को एड्रेस करना जो कि प्रेजेंट ही नहीं है या डेड है, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी होता है. जैसे हमने बात करी थी कि दैट ओ मिल्टन यू कम बैक. तो जब मिल्टन नहीं थे तब उनको हम आने की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग टू समवन हु इज़ डेड. Then we discussed in the previous video that was simile and metaphor. Simile में हमने ये सीखा कि comparison between two things having one thing common. दो चीज़ों के बीच में comparison करना, उनमें एक quality एक trait common होना, right? और like और as का इस्तेमाल करना. And in metaphor implied comparison between two things. दो चीज़ों में हम comparison करते हैं implied comparison. उनका जो comparison है वो direct नहीं है, वो hidden है, right? जैसे हमने सिमली में बात की थी कि माई ब्रदर इज़ लाइक अ गॉड. मेरे ब्रदर, मेरे भाई जो है वो भगवान की तरह हैं. तो मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया. लेकिन अगर मैं कहूँ माई ब्रदर इज़ गॉड तो वो हमारा हो जाएगा मेटाफोर. इसी तरीके से हमने और एग्जांपल्स लिए थे सिमली और मेटाफोर में जो सिमिलर्स थे, लेकिन जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे सिमली होगा, और जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे मेटाफोर हो जाता है. जैसे मैंने कहा था हर वॉइस इज़ एस मेलोडियस एस म्यूजिक. उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि वो कितनी मेलोडियस है, म्यूज़िक की तरह है. तो अब मैंने क्या किया, उसकी वॉइस को और कंपैरिजन किया म्यूज़िक से, और बीच में एक वर्ड ऐड किया, वो था मेलोडियस. तो उसके लिए एस का इस्तेमाल किया तो सिमिली था. अब अगर मैं कहूँ हर वॉइस इज़ म्यूजिक तो वो हो जाएगा मेटाफोर. टुडे इन दिस वीडियो वी गोना लर्न ओनोमेटोपिया एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरबोल एंड अंडरस्टेटमेंट. आज इस वीडियो में हम थ्री चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ओनोमेटोपिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाइपरबोल और अंडरस्टेटमेंट. ये तीनों ही बहुत इजी हैं लेकिन समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनमें कंपैरिजन करना, डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप जैसे जैसे फिगर ऑफ स्पीच में आगे बढ़ेंगे कि करके हम सारी फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे, धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन्स आते रहेंगे कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, वहाँ पे वो भी हो सकता है. तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए कि पॉइंट को समझे, तो आपको वो कंपैरिजन भी मैं करके दिखाता रहूँगा, जिससे आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ओनोमेटोपिया. When we discuss about onomatopoeia, remember spelling is tough but understanding is very easy. जब आप इसकी स्पेलिंग से ज़्यादा तो इसकी डेफिनेशन उसको समझना आसान है. बहुत लोग इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं. इट इज़ ओनोमेटोपिया. और लेट्स डिस्कस अबाउट इट डेफिनेशन. द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग और यूजिंग वर्ड्स दैट इंक्लूड साउंड्स दैट आर सिमिलर टू द नॉइज और द वर्ड्स रिफर टू. जब हम किसी साउंड की बात करते हैं, कोई किसी भी चीज़ की क्रिया, अगर मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ तो क्लैपिंग से भी जो साउंड जनरेट हो रहा है, जितने भी साउंड हैं, चाहे वो किसी एनिमल के साउंड हो या किसी चीज़ के साउंड हो, किसी ऑब्जेक्ट के साउंड हो, वो सारे साउंड, उन साउंड की आवाज़ जो हम निकालते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं ओनोमेटोपिया. लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी इजी एग्जाम्पल, एनी इजी डेफिनेशन. वर्ड्स विच रिफ्लेक्ट नेचुरल साउंड, ओरिजिनल साउंड ऑफ एनिमल और ऑब्जेक्ट. किसी भी एनिमल या किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका नेचुरल या जो ओरिजिनल साउंड है उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया. किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम उसके एग्जाम्पल्स को ठीक से देखें. हमेशा एग्जाम्पल्स देखिए, डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. बिल्ली की आवाज़ क्या होती है? म्याऊ. सबको पता है, बहुत ही कॉमन है. ऐसे ही डॉग की आवाज़ को, डॉग बार्क करता है, भौं भौं बोलता है. इस तरह से अगर हम बात करें बी तो बी बज़, और अगर हम बात करें कि स्नेक तो स्नेक की आवाज़ है हिस. तो ये सारे जो साउंड्स हैं, कभी सोचा ये साउंड्स क्या हैं? यही सारे साउंड्स आपके कहलाते हैं ओनोमेटोपिया. जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है द बजिंग बीज फ्लेव अवे. अब यहाँ पे एग्जांपल में लिखा द बजिंग बीज फ्लेव अवे. जो बीज आवाज़ कर रही थी वो सारी उड़ गई हैं. तो जो बजिंग वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, वो फिगर ऑफ स्पीच बता रहा है कि कौन सी है, वो है ओनोमेटोपिया.
वेरी सिंपल, जितने भी आवाज़ हैं, साउंड्स हैं, अगर वो सेंटेंस में कहीं पे आ रहे हैं तो उनको हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया। लेट्स अंडरस्टैंड सिर्फ एनिमल ही क्यों, और एग्जांपल्स देखते हैं। जब पानी गिरता है तो पानी गिरने में जो आवाज़ आती है इसे हम स्प्लैश बोलते हैं। इसी तरीके से जब ट्रेन से धुआं निकलता है उसको हम पफ बोलते हैं। इसी तरीके से जब डोरबेल कोई बजाता है तो डिंग डोंग या टिंग टोंग जैसी आवाज़ आती है। या फिर अगर हम बात करें घड़ी की सुई चलती है टिक 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 टिक, जिसको हम टिक टॉक कहते हैं, ये सारी आवाज़ें जो आती हैं। अब अगर हम सेंटेंस में कभी देखें तो कहते हैं द स्प्लैश ऑफ वाटर वॉज हर्ड, शाम को मैंने आवाज़ सुनी पानी के गिरने की, द स्प्लैश ऑफ वाटर वॉज हर्ड। तो ये जो स्प्लैश वर्ड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है पानी की आवाज़ को बताने के लिए, ये हमारा हो गया ऑनोमेटोपिया। आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है, बहुत ही आसान है समझने में ऑनोमेटोपिया। जब भी आप साउंड की बात करें तो वो है ऑनोमेटोपिया। अब मैं बात करता हूँ कन्फ्यूज़न की, कि एग्ज़ाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे हम बात करें क्लास 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन लेवल में, टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स में, तो वो कंफ्यूज कैसे करते हैं। लेट्स हैव अ लुक इन द नेक्स्ट स्लाइड। द बजिंग बीज फ्लू अवे, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि द बजिंग बीज फ्लू अवे है। जो बजिंग है वो बी का साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑनोमेटोपिया। इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है, जो कि ये साउंड ऑफ बीज है। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिख दिया जाए, द सिंगिंग बीज फ्लू अवे, इस बार मैंने बीज के लिए बजिंग इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिंगिंग इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो बीज हैं वो अपनी नेचुरल आवाज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उनकी सिंगिंग की बात हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, सिंगिंग करता कौन है? इट इज़ डन बाई ह्यूमन। बीज आर नॉट सिंगिंग। हम उन्हें कहते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच की तरह, बट दे एक्चुअली नॉट सिंग। एक्चुअली में सिंगिंग काम किसका है? वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे सिंगिंग जो है वो एक तरह से ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है। तो अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आता है तो फिर ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ध्यान रखिए, पर्सोनिफिकेशन और ऑनोमेटोपिया में कभी भी कंफ्यूज मत होइए। अगर ओरिजिनल साउंड किसी चीज़ का है तो वहाँ पे हो जाएगा ऑनोमेटोपिया, और अगर कोई ऐसा साउंड किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल से निकाला गया है जो कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की तरह से है, तो वहाँ पर वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। आई होप आपको ऑनोमेटोपिया और पर्सोनिफिकेशन में जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज हाइपरबोल। अगर हाइपरबोल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है हाइपरबोल यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। लुक एट द डेफिनेशन, exaggerated statements or claims not meant to be taken literally। कुछ ऐसी बातें बोलना बढ़ा करके जिनको हम लिटरली न लें। लिटरली का मतलब होता है कि जो वर्ड जिसका वही मतलब होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, हम कहते हैं कुछ हमारे फ्रेंड जो बहुत फेंकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं, तो जब वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं उसी को तो कहते हैं हाइपरबोल, जो कि एग्जेजरेटेड का मतलब होता है हाइपरबोल। एक्सेजरेशन ऑफ आइडियाज़, कोई ऐसे आइडियाज़ हैं उनको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोल। लुक एट द एग्जांपल्स। मान लीजिए आपने कहा आई फिल्ड बकेट विद टीयर्स, मैं इतना रोया कि मैंने पूरी बकेट फिल कर दी। तो शायद मेरे ख्याल से इतना तो पूरी बॉडी में आपके पास पानी नहीं होगा कि आप रो करके पूरी बकेट फिल कर दें। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हाइपरबोल है। इस तरह के सेंटेंसेस पोएम में बहुत इस्तेमाल होते हैं। ऑथर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मूव हो जाते हैं, पोएट्स बहुत मूव हो जाते हैं, वो और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स विच यूज़ करते हैं, तो वो हाइपरबोल वहाँ पे वर्ड्स हो जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सजेरेशन ऑफ आइडियाज़ है, तो ये हमारा हो गया हाइपरबोल। लुक एट अनदर एग्जांपल, यस्टरडे आई अटेंडेड मिलियंस ऑफ कॉल एट अ टाइम। कल मैंने एक ही समय बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉल उठा ली। आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है कि आप मिलियंस ऑफ कॉल एक साथ उठा लें। लेकिन अगर हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, लिटरल इसका मतलब ये निकलता है कहने के लिए कि भाई हमने कल बहुत सारी कॉल उठाई, लेकिन हम कहते हैं कि हम मिलियंस ऑफ कॉल। कभी कभी ऐसे हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो जो बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, एक्सजेरेशन ऑफ आइडियाज़ होता है, उसी को हम कहते हैं हाइपरबोल। आई होप इस तरह से आपको हाइपरबोल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मजाक मजाक में एक सेंटेंस बोलता हूँ कि जो हम लोग अक्सर सुनते थे कि मैंने तेरी याद में रो रो के टब भर दिए और तुम इतने बेरहम निकले नहा कर चल दिए। यानी ना तो ये पॉसिबल है कि मैं इतना रो सकता हूँ कि पूरे टब भर जाए, और ना ही ये पॉसिबल है कि उसमें कोई नहा के चल जाए। तो ये एग्जाम्पल्स याद करने के लिए अच्छा है, हाइपरबोल समझने के लिए, कि मैंने तेरी याद में रो के टब भर दिए और आप इतने बेरहम निकले नहा कर चल दिए। कभी कभी लोग कहते नहीं कि मुझे बहुत गुस्सा आएगा तो अभी यहीं पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। भाई खून की नदियाँ बहाना इतना आसान काम नहीं है। तो अगर आपने जो सेंटेंस दिया उसको खून की नदियाँ बह जाएंगी,
दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। आई होप हाइपरबोल आपको समझ में अच्छे से आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टेटमेंट। जब हाइपरबोल आप पढ़ें तो उसके साथ में अंडरस्टेटमेंट ज़रूर पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिंपली मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन इन सब पे ही फोकस करते हैं और हाइपरबोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंडरस्टेटमेंट की बात नहीं समझते। बट अंडरस्टेटमेंट और हाइपरबोल जब भी पढ़ें एक साथ पढ़ें, क्योंकि हाइपरबोल में जब हम कहते हैं आइडियाज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो वहीं अंडरस्टेटमेंट में हम कहते हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एज बीइंग स्मॉलर और लेस गुड और इम्पॉर्टेंट एंड रियली इज। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को ऐसा दिखाना जो है तो बहुत बड़ी, आप उसको बहुत मामूली सा दिखा रहे हो। एक बड़े से काम को बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया। मान लीजिए आपके बॉस ने आपसे कहा आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, आपने पूरी रात दिन मेहनत करके एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के रखी जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, और आपके बॉस ने कहा बस इतना ही बनाया है, कुछ खास तो है नहीं इसमें, ये तो बहुत छोटा सा काम है, थोड़ा सा तुमने एफर्ट किया होगा। तो बहुत सारा एफर्ट जिसको बहुत कम दिखाया जाए। अब ध्यान दीजिए, हाइपरबोल में कहा था छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात को छोटा करके बताना। तो हम कह सकते हैं कि अंडरस्टेटमेंट इज अ ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल, यानी हाइपरबोल का ऑपोजिट है। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल। अगर हम बात करें यहाँ पे इट वॉज अ स्मॉल शॉट ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब ध्यान दीजिए, एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है स्मॉल, और दूसरी तरफ बात हो रही है वर्ल्ड वॉर की। भाई वर्ल्ड वॉर तो छोटी सी चीज़ नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और आपने उसको स्मॉल शॉट ऑफ बता दिया, यानी बड़ी सी चीज़ को बहुत छोटा बता दिया। तो ये क्या हो गया? इट्स अ काइंड ऑफ अंडरस्टेटमेंट, राइट। जब दो पॉलिटिशियंस होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, तो जो पार्टी बहुत सारे काम करती है तो दूसरी पार्टी कहती है इसमें तो कुछ नहीं, बहुत थोड़े से काम किए, और इसी तरह से दोनों पार्टी दूसरे के अगेंस्ट जाती है। तो कहने का मतलब बड़ी सी चीज़ों को एकदम छोटा दिखाना, और कुछ पार्टी उठाने के लिए छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बता देती हैं। तो जब छोटी सी बात को बड़ा बताना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वो हाइपरबोल है, और बड़ी चीज़ों को बिल्कुल कुछ मामूली साबित कर देना, वो है अंडरस्टेटमेंट। एक और एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ही फील्स लिटिल पेन एज ही गॉट फ्रैक्चर्ड यस्टरडे। अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए, आई डोंट थिंक सो कि आपको लिटिल पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो जो लिटिल पेन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया वो फ्रैक्चर के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्चर में तो पेन बहुत होता है। तो ये एक तरह से क्या है? अंडरस्टेटमेंट है। आई होप आपको अंडरस्टेटमेंट और हाइपरबोल में डिफरेंस समझ में आ गया, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। और उससे पहले जो हमने पढ़ा था ऑनोमेटोफिया। सो लेट्स डिस्कस कि आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। पहले हमने ऑनोमेटोफिया में देखा, जिसमें नेचुरल और ओरिजिनल साउंड ऑफ एनिमल या ऑब्जेक्ट, जैसे वाटर स्प्लैश करता है, बीज बज करती हैं। तो ये जो साउंड्स हैं, जो आवाज़ है, सूखे पत्तों पे जब आप चलिए तो आवाज़ आती है, रैशलिंग, रैटल्स, जो पत्तों की आवाज़ आती है, उनको भी हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया। फिर हमने डिस्कशन किया हाइपरबोल, जिसमें मैंने कहा एक्सेजरेशन ऑफ आइडियाज़, यानी किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोल। And then we discussed about last, which was the understatement, where we talk about opposite of hyperbole, यानी बड़ी सी बात को बहुत मामूली सा या बहुत छोटा दिखाना, तो उसको हम कहते हैं understatement. I hope in this video these 3 points you must have understood very properly regarding onomatopoeia or hyperbole or understatement. And I'm leaving you with this exercise of only 8 sentences every day. Do exercise every day because this will help you completely to understand the concept. I hope that you understood each and everything. Keep writing in your comments any important topic which you want me to explain. After finishing this figures of speech series, I'll be coming back with some new topics. Stay tuned and keep watching. Thank you very much.